हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की मैराथन क्लास शुरू की थी कल से। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जो कि है हमारा बाल विकास यानी कि सीडीपी की मैराथन क्लास आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिलेगी। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर 1 में जो गणित हमसे पूछी जाती है, इसके जो हमें न्यूमेरिकल का पार्ट दे रखा है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट के पेपर में पेपर 1 के अंदर गणित जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कि हम लोगों से यहाँ पे 30 अंकों का पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो 30 अंक है इसे यहाँ पे दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, 15 और 15 में। तो देखिए 15 नंबर का जो हमारा आता है ये पैडागॉजी पूछा जाता है। अगर आपको पैडागॉजी में किस तरीके से अप्रोच लगाना है इसमें आपको दिक्कत होती है, तो मैंने मैथ्स पैडागॉजी की एक आपकी शॉर्ट वीडियो बनाई है 25 से 30 मिनट की। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको यहाँ पे अप्रोच मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से हल करना है। साथ ही साथ हम मैथ्स पैडागॉजी की भी एक मैराथन क्लास करेंगे। इसके अलावा आज की जो स्पेशल क्लास होने वाली है ये 15 नंबर जो हमारे न्यूमेरिकल के होते हैं इस पे होने वाली है। तो देखिए, हमें सीटेट की परीक्षा द्वारा जो हमें सिलेबस दिया गया है उन सभी टॉपिक का मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आप यहाँ पे 15 में से कम 13 से 14 नंबर यहाँ पे स्कोर कर पाए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, हमसे जो ये कंटेंट है यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये कितने अंकों का पूछा जाता है, ये 15 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें हमें सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले वैसे तो नंबर्स हम लोगों को दिया जाता है, बट हम सबसे पहले मेजरमेंट यानी कि मापन का टॉपिक हम करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद हम समझेंगे कि नंबर यानी कि जो संख्या होती है, संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसके प्रश्नों को करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हमें दिया जाता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाने से संबंधित। अब आप कहेंगे ये तो हम लोगों को आता है, अब इसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए, पेपर 1 जो है ये क्लास 5 तक के टीचर बनने के लिए कंडक्ट कराने वाली परीक्षा है। तो देखिए, उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप ट्रस्ट के साथ देखिए। देखिए, आपके मन में अगर डाउट होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा कितना तैयार हो जाएगा या कितना तैयार नहीं होगा, तो देखिए डाउट में तो आप लोग वैसे भी तैयारी नहीं कर पाओगे, और इतना कम समय है, आप अच्छे से तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा फिर हम करेंगे यहाँ पे विभाजन यानी कि डिवीजन का जो टॉपिक है, डिवीजन हम किस तरीके से करते हैं और इसके क्या क्या सूत्र हैं ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक और इसके क्वेश्चन। फिर हम करेंगे ज्योमेट्री, जिसे हम ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ टाइम यानी कि समय से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वॉल्यूम यानी कि आयतन का टॉपिक। फिर हम करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारे आसपास सॉलिड चीजें हैं इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। डेटा हैंडलिंग से संबंधित हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। साथ ही साथ पैटर्न से संबंधित कैसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेट यानी कि जो वजन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पैसे होते हैं यानी कि मनी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट यानी कि मापन के टॉपिक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आपको डाउटफुल लगता है अच्छे से समझने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पे कॉपी पेन तो लेके बैठना ही पड़ेगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब तक अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। तो चलिए, मेजरमेंट यानी कि मापन से आज की ये वीडियो शुरू करते हैं।
अब चलिए हम लोग मेजरमेंट के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ हम मापन किन चीज़ों का कर सकते हैं, तो हमारे कोर्स में यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें दे रखी है जिनका हम मापन करेंगे। जैसे कि हम भार का मापन कर सकते हैं, यानी कि वेट को हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लंबाई का मापन कर सकते हैं, इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम समय यानी कि टाइम का यहाँ पे मापन कर सकते हैं और आयतन यानी कि वॉल्यूम का हम मापन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी स्टैंडर्ड यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी है कि जैसे कि अगर आप देखें तो लंबाई जो लेंथ होती है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम यहाँ पे मीटर यानी कि एम में मापते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी भी चीज़ का मास को मेजर करना है, मास को मापना है, तो हम यहाँ पे किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम समय का मापन करते हैं, वैसे तो आपने अलग अलग यूनिट देखी होगी, पर सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकेंड्स। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम यानी कि आयतन की यहाँ पे बात करें तो आयतन के लिए हम यहाँ पे लीटर यानी कि एल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लिखा हुआ है, जिसमें अगर आपने अच्छी तरीके से पकड़ बना ली तो आप मेजरमेंट का हर कोई क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। और मैं आपके सामने अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको हल करके दिखाऊंगी कि इस ट्रिक को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए ये ट्रिक है किसके लिए, एक लीटर के लिए, एक मीटर के लिए और एक ग्राम के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। अब देखिए, यहाँ पे आप अलग अलग नाम देखेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप मिली, इसके नीचे देख रहे हैं सेंटी, अगला है यहाँ पे डेसी, इसके नीचे साइड यहाँ पे है डेका, हेक्टो और किलो। ये सारी आपकी यूनिट होती है जिसमें आपको प्रश्नों को यूनिट में कन्वर्ट करके बदल के इन प्रश्नों को हल करना होता है। अब देखिए, इस चीज को आसानी से समझाने के लिए इन सभी के बीच में कितने कितने का गैप होता है, तो आप कहेंगे इन सभी के बीच में हमारा 10-10 का गैप होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, और इनके बीच में ये जो 10-10 का गैप होता है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि आप डेसी से सेंटी या मिली की तरफ जाएंगे तो 10-10 से आप गुणा करते जाएंगे, यानी कि जितने आप स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, मान लीजिए ये सीढ़ियां हैं, जितनी आप सीढ़ियां ऊपर की तरफ चलेंगे उतना आप 10 से गुणा करेंगे, और अगर आप जितना नीचे की तरफ आएंगे 10 से यहाँ पे भाग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने आपके जानने वाला एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे लिख रही हूँ। आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये सूत्र तो हमें पता है, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। अगर आप इस सूत्र को भूल गए हैं तो ये सूत्र आया कहाँ से और ये सूत्र बना कहाँ से, इसी में से हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा मीटर, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे cm यानी कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि सेंटी शब्द है। तो यानी कि आपको कहां से कहां जाना है, आपको यहाँ पे मीटर से कहां जाना है, सेंटी की तरफ जाना है। तो आप इस टेबल में मुझे देख के बताइए मीटर कहाँ पे है। तो आप कहेंगे कि भाई मीटर तो ये रहा आपका मीटर, और सेंटी शब्द कहाँ पे है, सेंटी शब्द आपका इस जगह पे है। तो आपको कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है? सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। आप कहेंगे कि इस प्रश्न में हमें मीटर से सेंटी की तरफ जाना है, यानी कि मीटर ये रहा और सेंटी ऊपर की साइड है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ चलना है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपको कितने पायदान यानी कि कितने स्टेप्स आपको ऊपर जाना है, तो आप कहेंगे कि भाई मीटर से हम डेसी में चले जाएंगे, डेसी से हम सेंटी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन स्टेप्स को स्किप कर दें। तो देखिए, मैंने कहा था कि एक एक जो सीढ़ियां हैं, एक एक जो स्टेप हैं, वो कितने के बराबर हैं, 10-10 के बराबर। और आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आप 10 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे मीटर से सेंटी, देखिए आपको इतना तो पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आपको मीटर से सेंटी जाना है तो आपको कितने स्टेप, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी? तो आप कहेंगे मीटर से पहले डेसी, डेसी से सेंटी, यानी कि 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो हम 2 बारी 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। जितनी सीढ़ियाँ आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे उतनी बारी आप क्या करोगे, उतनी बारी आप 100 से यहाँ पे गुणा करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे। और जितनी आप नीचे की तरफ आओगे उतना आप यहाँ पे 10-10 से क्या करोगे, वो भाग करते रहोगे।
क्योंकि यहाँ पे अगर हमें मीटर से सेंटी में जाना है तो क्योंकि यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि 2 स्टेप है, तो हमने 2 बार 100 से गुणा किया, यानी कि किसी भी नंबर को, जैसे 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 को अगर मैं 10 से 2 बार गुणा करूं तो आप मुझे बता दीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 100। इसी वजह से आपका 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये जो सूत्र आपके सामने बने हुए हैं ये आपका अपनी मर्जी से नहीं बने हुए, ये एक यहाँ पे रूल को कह लीजिए, ये यहाँ पे एक ट्रिक को ये फॉलो करते हैं। अब देखिए इसको और डिटेल में यहाँ पे समझाने के लिए इस चीज को देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको मापन के टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आप बस इतनी सी चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपके हर प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक जरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूं जो कि हमसे प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रश्न को करने वाले जो कि इस ट्रिक से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है कि इन्हें हमें जोड़ना है, इन्हें हमें ऐड करना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें 500 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या है, आपका सेंटी शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे हमें मीटर शब्द आपको दे रखा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो देखिए किलो शब्द जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में हमें करना तो एडिशन है, यानी कि इन सबको जोड़ना है, पर हम सीधा सीधा इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनकी जो यूनिट हमें दे रखी है वो सबकी अलग है। और अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे गौर करें तो ये सभी ऑप्शन आपके किस में, मीटर में है। तो आप क्या करिए, ये तो पहले से ही मीटर में 50 मीटर, इसको पहले वाले को और आखिरी वाले को मीटर में बदल लीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। तो एक एक करके हम यहाँ पे बदलते हैं। इसके अलावा आप लोगों का ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम लोग ये जो रफ काम होगा ये कहाँ पे करेंगे, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एक ब्लैंक शीट और एक पेन वहाँ पे दिया जाएगा, आप उसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि ऑप्शन हमें किस में दे रखे हैं, मीटर में, और ये बीच वाला भी हमें मीटर में दे रखा है, तो इसको मत बदलिए। इसको छोड़ के हमारे पास पहले क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है आपका 500 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 500 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे मीटर में दे रखे हैं। अब आप मुझे बताइए कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप कहेंगे कि सेंटी से मुझे कहाँ जाना है, मीटर की तरफ जाना है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, ये सब चीजें मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। अब इसके बाद आप देखिए कहाँ से कहाँ को जाना है, तो आप कहेंगे सेंटी से। सेंटी कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा सेंटी। सेंटी से आपको कहाँ जाना है, मीटर की तरफ। तो सेंटी से मीटर की तरफ इस बारी हमें नीचे की तरफ जाना है। और मैंने क्या कहा, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर भाग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए कितने स्टेप आपको नीचे आना है। आप मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए। आप कहेंगे कि मैं यहां पे अभी सेंटी पे था और सेंटी से मुझे नीचे की तरफ आना है, यानी कि मीटर की तरफ आना है। कितना नीचे आना है, 2 बारी नीचे आना है। तो 2 बारी यानी कि 10 को हम 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 100 आ गया। यानी कि इस बारी आप 100 से क्या करेंगे, 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे। 10 का गैप यहाँ है, 10 का गैप यहाँ है, दोनों को मिला के कितना हुआ, दोनों को जोड़ना नहीं होता, दोनों को गुणा करना होता है। दोनों को गुणा करके आया 100। तो इस बारी इस 100 से हम यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई ना करके इस नंबर को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। दोबारा मैं बताती हूं क्यों हमने भाग किया, क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और किससे हम भाग करते हैं, जितनी पायदान यानी कि जितने स्टेप्स हम नीचे आए उस हिसाब से। तो देखिए 2 बारी हम नीचे की तरफ आए थे तो दोनों नंबर को पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 100। तो ये जो 100 आया है इस 100 से हम गुणा ना करके क्या करेंगे, भाग, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 गया, तो ये 5 मीटर यहाँ पे बन गया। आई होप सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो 500 सेंटीमीटर है उसको मैंने किस तरीके से यहाँ पे 5 मीटर में बदला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बीच वाला है ये पहले से मीटर में है, इसको मत बदलिएगा। और ये मीटर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें मीटर में दे रखे हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे है आपको जिसको बदलना है, वो है 5 किलोमीटर। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर को भी किस में बदलना है, आपको मीटर में बदलना है। तो इस बारी हमें कहां से कहां जाना है, इस बारी हमें किलो से
मीटर की तरफ जाना है, तो आप मुझे बताइए किलो कहाँ पे है। तो आप कहेंगे कि किलो तो सबसे नीचे ये रहा, ठीक है जी, किलो आपको मिल गया। ये किलो से आपको कहाँ जाना है, मीटर की तरफ जाना है। 1 2 3। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो आप कहेंगे किलो तो सबसे नीचे था और नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और कितने बारी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 10 10 10 10 10 10 को 3 बार हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहेंगे 1000 आ जाएगा। तो ये जो 1000 है, आप मुझे अब बताइए इस 1000 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। आप कहेंगे ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर की तरफ जाने में क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस बारी इस 5 को इस 1000 से गुणा करेंगे। इस केस में हमने भाग क्यों किया था, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे थे। इस केस में हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर नीचे का खेल है सारा। तो यहाँ पे आ गया आपका 5000 मीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है हल। कैसे, क्योंकि ये जो आपका, आप मुझे बताइए ये 5 किलोमीटर जो था, किलोमीटर जो था वो कितना मीटर बन गया। तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर बन गया 5000 मीटर। तो मैं इस तरीके से 5000 यहाँ पे लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो आपका 50 मीटर है इसको तो हमने नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि हम लोगों को मीटर में आंसर चाहिए था, ये मीटर में है तो क्यों छेड़े। इसके अलावा ये जो 500 सेंटीमीटर था, 500 सेंटीमीटर कितना मीटर बना, तो आप कहेंगे 5 मीटर बना। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में जोड़ना ही तो है इन सबको। तो भाई जोड़ते हैं, जोड़ने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आपका दूसरे ऑप्शन में मैच कर रहा है। आई होप ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें ना आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितना आपको प्रैक्टिस होगा ना उतना जल्दी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि मेजरमेंट यानी कि मापन से हमारे को पूछे जाते हैं, वो भी जरा डिस्कस करें। अब चलिए हम लोग यहाँ पे संख्याएं यानी कि नंबर्स के कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितने तरीके की संख्याएं होती हैं इनके बारे में हम समझेंगे, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है, ऐसी संख्याएं जो कि आपकी 1 से शुरू होकर कहाँ तक चले, इन्फिनिटी तक, यानी कि जहां तक गिनती चलती रहती है वहां तक ये नंबर चले। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कहां से ये शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। इसके अलावा अगर हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है, अगर ये प्राकृतिक संख्या में अगर हम यहाँ पे आगे 0 भी लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका होल नंबर बन जाएगा। आपके परीक्षा में एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर है यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है दोनों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या है, 1 है। और सबसे छोटा पूर्ण जो संख्या होती है यानी कि होल नंबर क्या है, 0। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए इस तरीके से भी आपको इन एंड आउट हर चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो अगला यहाँ पे दे रखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें हम क्या करें, ये जो होल नंबर था कहाँ से शुरू हो रहा था, तो आप कहेंगे कि ये 0 से शुरू हो रहा था और 0 से ये आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगर इसमें हम यहाँ पे नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं इनको भी हम साथ में ले लें, जिनको हम कहाँ पे दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर आपको परीक्षा में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको परेशान ना करें, इसलिए हम जब रिवाइज कर ही रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, तो अभाज्य संख्या होती कौन सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पर मैंने ले लिया 7। आप मुझे बताइए ये दोनों जो संख्या हैं ये किस किस के पहाड़े में जाती हैं, किस किस के टेबल में जाती हैं। तो आप कहेंगे एक तो ये खुद की टेबल में जाती हैं और एक ये एक की टेबल में जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 अपने टेबल में जाता है और एक की टेबल में जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9 की तो आप कहेंगे 9 जो है 9 जो है ये 3 की टेबल में भी जाता है।
ये 1 की टेबल में भी जाता है और 9 की टेबल में भी जाता है। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसके दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, यानी कि वो खुद की टेबल में जाए और एक की टेबल में जाए। तो ये जो 5 और 7 है ये आपके प्राइम नंबर है, जबकि 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर बने, एक वो खुद और एक एक, तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होंगे। और ऐसी संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड बने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो क्या होंगे, वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला है इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए सम संख्या और विषम संख्या, ये काफी आसान है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो के पहाड़े में जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। और ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, जो दो के पहाड़े में नहीं जाते। जो दो के पहाड़े में नहीं जाएंगे वो क्या होंगे, आपके विषम संख्या। अब देखिए ये संख्याओं के प्रकार तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये आपके नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और इनमें क्या क्या फर्क है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होकर आपके नंबर्स चलते रहते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। अगर हम ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें तो ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या बन जाती है। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों वो आपके प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है। जिसके आपके दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर, और जो दो के पहाड़े में जाए वो सम यानी कि इवन, और जो दो के पहाड़े में ना जाए वो विषम। अब देखिए ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इस एक क्वेश्चन को जरा हल करते हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग कथन दे रखे हैं, जिसको मैंने आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि अगर हम एक संख्या वाले अभाज्य संख्या देखें तो वो केवल कितने हैं, वो है 4। तो जरा देख लेते हैं। अगर मैं कहूं एक संख्या वाले नंबर कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दो संख्या वाली डिजिट हो गई। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके अभी अभी मैंने आपको बताया था। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक वो खुद की टेबल में जाए, एक वो एक की टेबल में जाए। तो एक तो ये हो गया। 2, एक ना आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ये आप याद रखिएगा। एक को हम साइड में लेके चलेंगे। तो 2 जो है वो 2 के पहाड़े में जाता है और 1 के पहाड़े में जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा 3 भी आपका प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये 3 के पहाड़े में जाता है और 1 के पहाड़े में जाता है। 4 जो है ये अपनी टेबल में जाता है, 1 की टेबल में जाता है और 2 की टेबल में भी जाता है, तो ये नहीं होगा। 5 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपनी टेबल में जाता है और ये 1 की टेबल में जाता है। 6 जो है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के पहाड़े में भी जाता है। 7 जो है ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 और 1 के पहाड़े में जाता है। 8 जो है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में, 4 की टेबल में भी जाता है। 9 जो है 3 की टेबल में जाता है, तो नहीं होगा। तो देखिए मैंने जो नंबर सर्कल किए हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 2, मतलब 2, 3, 5 और 7, यानी कि टोटल ये नंबर में कितने हैं, टोटल ये नंबर में है आपके 4। और स्टेटमेंट में यही बोल रखा है देयर आर ओनली 4 सिंगल, सॉरी ये आपका ये 4 है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो 4 सिंगल डिजिट वाले प्राइम नंबर हैं, तो ये कथन आपका सही है। पर हमें ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो कि यहाँ पे गलत हो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल लेके 5 और 7 का, मैंने बताया था 5 और 7 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्यों है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक ये अपनी टेबल में जाता है, एक ये 1 की टेबल में, एक ये अपनी टेबल में जाता है, एक ये 1 की टेबल में जाता है, यानी कि 2 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि प्राइम नंबर वो होंगे जिसके 2 गुणनखंड होंगे। ये भी सही दे रखा है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है, तो ये भी गलत होगा।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है देयर आर इन्फिनाइटली मैनी प्राइम नंबर, यानी कि ये अगर देखें प्राइम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो देखिए काउंटिंग जहाँ तक चलते रहेगी वहाँ तक आपके जो प्राइम नंबर हैं वो भी चलते रहेंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को छांटना है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे देखो, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, कह रहे सारे के सारे जो प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे। अभी अभी मैंने आपके सामने लिखा था 2, 3, 5, 7, ये आपके ऑड नंबर थे। अभी अभी हमने जब इस ऑप्शन को देखा था तब छाटा था। अब आप मुझे बताइए कि क्या सारे के सारे प्राइम नंबर, ये जो मैंने 4 प्राइम नंबर आपके सामने लिखे हैं, यानी कि ये जो 4 अभाज्य संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, क्या ये सारी के सारी ऑड नंबर है? ऑड नंबर बोले तो क्या, ऑड नंबर बोले तो क्या विषम संख्या है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं जाती। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका हो गया इवन नंबर, यानी कि सभी आपके प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते। जबकि यहाँ पे लिखा है कि सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, तो इस हिसाब से ये कथन यहाँ पे गलत है। और क्योंकि हमें गलत कथन को छांटना था, इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हमें नंबर्स वाले टॉपिक में एक टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है प्लेस वैल्यू। अब आप कहेंगे ये तो हम लोगों को आता है, तो देखिए ये जो मैराथन क्लास है, इस मैराथन क्लास में मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक को यहाँ पे कवर कर पाऊँ। तो हर टॉपिक को हमें करना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार ही देख लीजिए। तो देखिए प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू क्या होता है, अंकित मान। दोनों में फर्क क्या है, और क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे कि अगर एक संख्या यहां पे इस तरीके से दे रखी है, ठीक है भाई, अगर मैं पूछूं यहां पे कि 8 का इस 8 का इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको नंबर यहां पे बताए जाएंगे, इस 8 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या है, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, इस पूरे नंबर में आपको 8 को सबसे पहले देखना है। मैंने यहाँ पे 8 को नीचे लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, जितने डिजिट होंगे आप उतने यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो ये जो आपका आया है ये क्या है, ये यहाँ पे है आपका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान किसका, 8 का। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू का कैसे दे देंगे, जैसे कि ये दे दिया आपको, कहेंगे कि इस संख्या में जितने भी 8 हैं उनका प्लेस वैल्यू पहले निकालिए, स्थानीय मान निकालिए और उनका योग कर दीजिए। तो सबसे पहले तो एक ये 8 है और एक ये 8 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए दोनों का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस 8 का निकालना है, तो इस 8 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे 0 आप इस तरीके से लगा दीजिए। और इस 8 के बाद कितने हैं, इस 8 के बाद है 2। अब आपको करना क्या है, प्रश्न में कह रखा है कि इनका प्लेस वैल्यू निकाल के इनका कर देना है आपको योग। तो इस तरीके से आसान से क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यू से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान से जरा देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक संख्या इस तरीके से दे दी, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, किसी का भी अगर आपको फेस वैल्यू निकालना हो तो वही संख्या उसका फेस वैल्यू होगा, उसमें ना कोई 0 लगाएंगे ना कोई 0 हटाएंगे। तो इस तरीके से वही संख्या अगर 2 का पूछे तो होगा 2, 7 का पूछे तो होगा 7, इस 7 का पूछे तो ये होगा आपका 7। आई होप ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति सिस्टम से पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में शो करूंगी और इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने एक एक करके हल करूंगी। देखिए हर क्वेश्चन को लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन में ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ले, यानी कि यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 20। अब इस प्रश्न में ये बोल रखा है कि अगर हम पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग देखें तो वो कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो क्रमागत संख्या है,
क्रमागत संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये तो हमें पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्या क्या होती है। तो देखिए क्रमागत संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनमें एक एक का फर्क होता है, यानी कि अगर पहली क्रमागत संख्या आपकी x है तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1, इसके अगली क्या होगी, x+2, इसके अगली क्या होगी आपकी x+3, इसके अगली क्या होगी, एक देखिए, एक बार देखिए यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या देखनी थी हमें। एक क्रमागत संख्या ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। इन पांचों क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में 20 दे रखा है। तो देखिए 20 मैं इस तरीके से यहाँ पे ले सकती हूँ, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसको हल करके पहले x का मान यहाँ पे निकाल देना है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने x हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो मैं यहाँ पे 5x लिख सकती हूँ, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। प्लस आप मुझे बताइए ये जो नंबर है वो कितने हैं, इसके साथ तो कोई भी संख्या नहीं है, इसके साथ यहाँ पे 1 है, इसके साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इन सबको आपको जोड़ देना है क्योंकि सबके बीच में यहाँ पे एडिशन का साइन है। 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 10। तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको x का मान यहाँ पे निकालना है। तो आप इस 10 को उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में है, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि इन दोनों को भाग कर लीजिए, x आ गया आपका 2, यानी कि पहली क्रमागत संख्या क्या है, 2 है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्रमागत संख्या होती कैसे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनमें एक एक का फर्क होता है। अगर पहला नंबर आपका 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 3 होगा, और तीसरा नंबर क्या होगा आपका 4 होगा। अगर हम इन सबको यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जोड़ने की बात की गई है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 5, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। 9 आपको जिस ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आप लोगों को दिखने लग जाएगा। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, बट मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही, तो इसलिए मुझे ये चीज़ यहाँ पे देखना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन था इसमें हम लोगों को इस तरीके से एक ब्लैंक दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी सॉल्व करा रखे हैं, कई लोगों को ऐसा लगेगा, बट जैसे कि हमें पता है कि हमें हर चीज़ यहाँ पे कवर करनी है, तो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर ये जो 2 है आपका किस चीज़ को ये इंडिकेट करेगा, सबसे पहले तो आप ये समझिए। और ये जो आपका 10 है ये किस चीज़ को यहाँ पे दिखाएगा। ये जो 2 होता है यहाँ पे आपका बाइनरी फॉर्म होता है, 2 होता है आपका बाइनरी फॉर्म। ये जो 10 होता है आपका डेसिमल फॉर्म। आपको ये बताना है कि अगर इस संख्या को हम बाइनरी फॉर्म से आपका डेसिमल फॉर्म में बदले तो आपका उत्तर कितना आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हमें पीछे से शुरुआत करनी होती है। जरा ध्यान से गौर करिएगा। और ये जो 2 है हम इसको बदल रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, तो हम इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 की पावर शुरुआत में हम लगाएंगे 0, और क्योंकि हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, पीछे वाली संख्या क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद फिर से हम इस 2 को लेंगे और पावर यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पे लगाया था 0, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी 1, और अब इसके बाद जैसे कि हम पीछे से आगे जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले था 1, उसके बाद अगला क्या है 1, इसके बाद 2 की पावर देखिए पहले था 0, फिर था 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2। अब अगला नंबर क्या है यहाँ पे 0। देखिए पहले मैंने 1 लिया, फिर मैंने 1 लिया, फिर मैंने 0 लिया। इसके बाद अगला क्या है, अगला आपका 2 की पावर, आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे कितना लगा सकती हूँ, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 लगा लीजिए क्योंकि आपने 2 की पावर 2 लगाया। फिर 0 के बाद अगला क्या है 1, इसके बाद फिर से 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि आखिरी नंबर भी 1 है। इसको हमें हल करना है। देखिए अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 और 1 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 के बराबर। 2 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। किसी को भी चाहे कितनी से बड़ी संख्या है, अगर हम इसे 0 से गुणा करते हैं तो ये आंसर कितना आता है 0। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा।
और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 कितना था, 8 था। 8 में हमें 2 और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 16। 16 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16। तो देखिए इन सबको अगर हमें जोड़ना है तो 8 और 16 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 24। 24 में अगर हम 2 जोड़ें 25 26 और 1 जोड़ेंगे 27। तो इस क्वेश्चन का आपका 27 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, और अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो आप प्लीज़ इनको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे सामने, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि यदि हम एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या ले लें, ठीक है भाई, एक पूर्ण संख्या लेने को बोल रहे हैं, तो हम ले लेते हैं x। कह रहे हैं कि इस x में अगर हम 50 जोड़ दें, यानी कि 50 प्लस x कर दें, मतलब 50 में इस होल नंबर को अगर हम जोड़ दें और उसके बाद हम क्या करें, ये जो होल नंबर है इसको हम 50 में से माइनस भी कर दें। देखिए क्या कह रहे हैं, एक पूर्ण संख्या ले लीजिए, हमें नहीं पता होल नंबर कौन सा है तो हमने यहाँ पे ले लिया x। अब कह रहे हैं कि इस x को आप पहले 50 में जोड़ दो, 50 में जोड़ दिया मैंने। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इस 50 में से फिर उसी होल नंबर को माइनस भी कर दो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करने को बोल रहे हैं कि इसे माइनस करने को बोल रहे हैं, तो मैंने माइनस भी कर दिया। कह रहे हैं इनका जो उत्तर आएगा इन सबको जोड़ने को। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए, 50 में पहले होल नंबर जोड़ना है, मैंने 50 में x जोड़ दिया। फिर कह रहे हैं कि उसी 50 में से, मतलब उसको तो छोड़िए, फिर आप क्या करिए 50 में से उसी होल नंबर को माइनस भी कर दीजिए और दोनों का जो उत्तर आता है उनको जोड़िए। अब देखिए इसको अगर मैं हल करूं तो ये 50 प्लस x आ जाएगा, ठीक है भाई, बीच में प्लस का साइन है, 50 प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो देखिए ये यहाँ x प्लस में है, ये यहाँ x माइनस में है, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो 50 और 50 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है 100, जो कि हम लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, बट होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें फैक्टर निकालने से संबंधित यहाँ पे पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हल करूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 42 इज, यानी कि ये जो 42 है इसके गुणनखंड आपको निकालना है। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है कि ये कितनी होंगी। और देखिए हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, 7, 8, 9 और 6। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं 42 के, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो 42 है ये आपको देखना होगा। सबसे पहले ये 2 के पहाड़े में जाता है नहीं जाता, तो आप कहेंगे 2 के पहाड़े में जाता है, कितने बारी में, 2 के पहाड़े में 21 बारी में जाता है। अब ये जो 21 है, ये जो 21 है आपका 2 के पहाड़े में नहीं जाता, तो ये 3 के पहाड़े में हम देखेंगे, 3 के पहाड़े में ये 7 बारी में जाता है। अब ये जो 7 है, 7 आपका खुद के पहाड़े में जाता है। तो इसके फैक्टर कितने तैयार हुए, तो भाई आप कहेंगे एक तो ये 2 है, एक ये आपका 3 है और एक ये आपका 7 है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी, इनमें कोई सा भी ऐसी संख्या है जो 2 बार आ रही है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या है जैसे 2, 3 और 7, ये आपका 2 बार आ रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि इनमें से कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 बार आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं, 2 भी आपका 1 बार आ रहा है, 3 भी आपका 1 बार आ रहा है और 7 भी आपका 1 बार आ रहा है। तो देखिए आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, इनकी पावर में
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल था कि मतलब 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं 8 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं यहाँ पे, तो देखिए 8 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 के पहाड़े में जाता है 4 बारी में, 4 भी 2 के पहाड़े में जाता है, तो इसे हम 2 के पावर 3 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 आई, जबकि यहाँ पे सबकी पावर 1 है। मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इनकी पावरों में आप एक एक जोड़ते चले जाइए। इनकी पावर में आप एक एक जोड़ते चले जाइए। पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ 3 होता तो 3 में मैं 1 जोड़ देती। इनकी पावर में आप एक एक जोड़ते जाइए और इनको आप गुणा कर दीजिए। इसके बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आपका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप ये जो संख्या, ये जो आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे के टॉपिक को जरा कवर करें। अब चलिए हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना, इस टॉपिक को कवर करें। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 में काफ़ी आसान सा टॉपिक पूछा जाता है, बट कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन भी यहाँ पे हल करने हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखेगा। मैं सीधा ये टॉपिक के क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। यहां पे आपको 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं जो कि है आपकी 8008। इसके बाद हम लोगों को यहां पे क्या दे रखा है 8, फिर यहां पे दे रखा है 088 और उसके बाद हमें दे रखा है 8808। कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पहले तो इन सब का यहाँ पे क्या कर लीजिए, इन सब का यहाँ पे योग कर लीजिए। अगर आप इन सभी का यहाँ पे योग करते हैं तो आप मुझे बताइए कि इनका योग यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इनका अगर हम योग करें 888 को अगर हम 3 बार जोड़ें तो यहाँ पे आएगा आपका 24, और 8 और 2 को जोड़ें तो यहाँ पे आएगा आपका 10। तो मैंने 0 यहाँ लिख के मैंने यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ पर अगर मैं 8 में 1 जोड़ूँ तो यहाँ पे आएगा 9, और 8 को 3 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8 को 3 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब देखिए मैंने इन सबको यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद इस प्रश्न में ये बोला गया है कि इन तीनों के योग में से आप कितना घटाएंगे, इन तीनों के योग में से हम कितना घटाएंगे, यानी कि x मैंने घटा दिया तो वो आपका कितने के बराबर होगा। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में ये चीज़ दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो आप इन तीनों का योग कर लीजिए। मैंने यहाँ पे योग कर लिया। अब कह रहे हैं इन तीनों के योग में से हम कितना घटाएं कि ये उत्तर आ जाए। आपको ये x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान अगर मैं निकालने बैठूं तो x को मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं -x लिखूंगी। -x क्यों लिखूंगी, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके आगे का साइन भी यहाँ पे लगाना होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 7 8 6 और 3 यहाँ पे हमें दे रखा है। इसमें आप ये देखिए इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 24,000 के पास है, ये आपका 17,000 के पास है, तो आप कहेंगे 24,000 तो बड़ा होता है, पर हम 24,904 में से ये जो 17,800 कुछ है इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे उत्तर कितना आता है जरा देख लेते हैं। वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 4 में से 3 गया तो आप कहेंगे 1 बचा। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया ये 10 क्योंकि कैरी ले लिया। 10 में से 6 गया तो यहाँ पे बचा आपका 4, और ये कैरी लिया था तो यहाँ पे आ गया आपका 0, और ये इससे कैरी लेगा तो 7। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आंसर तो आ गया, पर बड़ा ये था इसलिए इसके आगे माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। दोनों में से माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान आ गया आपका ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें एक और टॉपिक है आप लोगों के कोर्स में जो कि आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है, यानी कि आपको गुणा करना है उसमें। तो देखिए गुणा करने वाले टॉपिक को भी कर लेंगे और उसके बाद हम विभाजन यानी कि डिवीजन के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए एक बार एक क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन का भी दिखा देती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि अब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं आएगा, गुणा के अंदर नहीं आएगा, पर जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोगों की स्क्रीन में अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे बोल रखा है कि एक स्कूल की असेंबली चल रही है जिसमें रूही जो है, अगर हम रूही को यहाँ पे देखें
तो वो आपका क्या है, असेंबली की लाइनों में यहाँ पे खड़ी है। अब कह रहे हैं कि रूही अगर हम देखें तो ये असेंबली की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, असेंबली की लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, और रूही जो है ये दोनों तरफ से कौन से नंबर पे है, 19th नंबर पे है, यानी कि आगे से भी ये 19वें नंबर पे है और पीछे से भी ये 19वें नंबर पे है। तो रूही, तो हमें बताना है कि इस असेंबली की लाइन में कितने बच्चे यहाँ पे खड़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आप मुझे बताइए रूही अभी कौन से नंबर पे है। तो आप कहेंगे रूही दोनों तरफ से 19वें नंबर पे है। तो दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि दोनों तरफ की बात की जा रही है। पर जब मैं यहाँ पे बच्चों को गिन रही हूं तो मैं दोनों तरफ से रूही को गिन रही हूं, इस तरफ से भी गिन रही हूं, इस तरफ से भी गिन रही हूं। तो इसको दुगना करने के साथ साथ, क्योंकि हमें दोनों तरफ के बच्चों को गिनना है, साथ ही साथ रूही को हम 2 बार ही गिन रहे हैं, तो रूही के नंबर को हमें माइनस भी करना है। तो देखिए अगर मैं इसको गुणा करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 में से हम -1 क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप ये जवाब दोगे क्योंकि हम जब असेंबली की लाइनों में बच्चों को गिन रहे हैं तो हमने रूही को क्या किया, रूही को यहाँ पे 2 बार ही गिना है। तो मल्टीप्लिकेशन के इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी क्वेश्चन के बीच में आपको गुणा करने वाले टाइप आपको दे दें। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए जरा मैं आप लोगों का जो अगला टॉपिक है डिवीजन, यानी कि जो हमें विभाजन का टॉपिक दिया जाता है, उसको जरा हम कवर करें। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो मैंने मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो गुणा का कॉन्सेप्ट कराया था वो चौथा नंबर था। अब हम 5वें टॉपिक को कर रहे हैं जो कि है डिवीजन यानी कि विभाजन का। अब देखिए इसमें 2 अलग अलग टाइप के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले हम लोग एक बार सूत्र यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिवीजन का क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 18 को यहाँ पे भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो भी किससे, 5 से। तो देखिए 18 जो है, ये जो 18 है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, पर 3 बारी में यहाँ पे 15 आ जाता है और यहाँ पे आपका 3 जो है ये यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीजें यहाँ पे होती है जिससे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसको भाजक बोला जाता है। और साथ ही साथ जो कि हमारे जितनी बारी वो डिवाइड हुआ है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं यानी कि भागफल बोलते हैं, और जो हमारे यहाँ पे शेष बच गया उसको हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए आपने किस संख्या को यहाँ पे भाग किया था। तो आप कहेंगे 18 को भाग किया था। क्या मैं यहाँ पे 18 लिख सकती हूँ? 18 का हम भाज्य देख रहे हैं। अब देखिए 18 को हम किससे भाग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 18 जो है ये 5 के पहाड़े में कितने बारी भाग हुआ है, तो आप कहेंगे 3 बारी, तो 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, तो वो बचा 3। तो आप जब इसको हल करेंगे तो 3 और 5 को अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आएगा 15। 15 में अगर इस 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18 जिस संख्या से आपने भाग किए। तो इस तरीके से हमारे लिए ये सूत्र यहाँ पे तैयार किया गया। आप इस सूत्र को अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले मैं इस सूत्र से संबंधित जो क्वेश्चन है, फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कराऊं, उससे पहले मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम इस फॉर्मूले के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों की स्क्रीन में अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी देखिए, मैं भी इस क्वेश्चन को देखती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में आपको देखना है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में अगर हम नंबर देखें, 1 से लेकर 10 तक के बीच में कौन कौन सा नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कह रहे हैं कि 1 और 10 को भी आपको इंक्लूड करना है। कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच के अगर हम नंबर देखें तो इनमें कितनी ऐसे संख्याएं बनेंगी जो कि इन सभी से आपका डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके फैक्टर बनाने होंगे। तो 1 का फैक्टर यानी कि 1 जो है वो खुद की टेबल से जाता है, तो 1 × 1। 2 जो है, 2 क्या है, वो 1 की टेबल से जाता है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। 3 भी जो है वो 1 के पहाड़े, मतलब 3 जो है वो खुद के पहाड़े से जाता है। 4 जो है वो 2 के पहाड़े से जाता है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 2 आएगा।
5 जो है 5 अपने टेबल में जाता है तो 1 और 5। इसके अलावा 6 जो है वो आपका 2 और 3 दोनों के पहाड़े में जाता है तो 2 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे। और 7 जो है ये अपने पहाड़े में जाता है तो 1 और 7। और 8 जो है 8 क्या है, ये इसको अगर हम तोड़ें इस तरीके से, इसका अगर हम गुणनखंड करें तो आप मुझे बताइए 2 के पहाड़े में ये 3 बार, मतलब 2 को हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 जो है 9 के क्या होंगे, 9 के फैक्टर यहाँ पे 2 होंगे, यानी कि 9 जो है वो 3 के पहाड़े में जाता है। और 10 जो है वो 2 और 5 के पहाड़े में जाता है, मतलब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो देखिए इससे आपको करना क्या है, आपको इनके अधिकतम गुणनखंड देखने हैं। यानी कि ये जो 1 है, 1 को तो हम 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 के अधिकतम गुणनखंड कितने हैं, 2 के अधिकतम गुणनखंड यहां पे हैं, यानी कि मैक्सिमम फैक्टर आपको देखने हैं। जो मैक्सिमम फैक्टर होंगे वही उसकी डिविजिबिलिटी को बताएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अधिकतम गुणनखंड 2 के कितने, 3 हैं, मतलब 2 यहां पे भी आ रहा है, 2 यहां पे भी आ रहा है, पर मैक्सिमम 2 यहां पे भी आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, बट मैक्सिमम क्या है, 2 यहां पे आ रहा है। इसके अलावा 3 के अगर हम अधिकतम गुणनखंड देखें, यानी कि 3 जो है मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, तो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है जी। और इसके बाद आप यहाँ पे, इसके बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 4 आपको यहाँ पे कहीं दे या नहीं है। 5 अगर देखें तो 5 का अधिकतम आपका 5 दोनों जगह पे यहाँ पे एक एक बारी है, कंफ्यूज मत होइएगा। 6 जो है इन जगह में दिया ही नहीं हुआ, 7 एक बारी दिया हुआ है। किया क्या मैंने, सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को आप लिखिए और इसमें 1 और 10 को भी आप इंक्लूड करिएगा। मैंने किया, इन सभी के मैंने यहाँ पे फैक्टर बना दिए। इसके बाद आपको इन संख्याओं में से मैक्सिमम फैक्टर देखना है। 1 जो है, 1 को तो आप 100 बार भी लिखिए, उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 2 है वो यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था। आपको मैक्सिमम फैक्टर लेने हैं तो 2 मैंने उस जगह से उठाया जहाँ पे 3 बार दे रखा था। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर 3 मैंने वहाँ से उठाया जहाँ पे मैक्सिमम दे रखा था। और 5 और 7 एक एक बारी दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको बस इनको गुणा कर देना है। 2 को अगर मैं 3 बार गुणा करूँ तो 8 आएगा, और अगर मैं इन दोनों को करूँ तो 9 और 5 और 7। देखिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका 2520 यहाँ पे आएगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों को अब आपकी स्क्रीन में शो हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ, ये एक आपको एग्जाम्पलर पेपर में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन की अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं चाहती तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में लिख सकती थी, पर होता क्या कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं हो पाते, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर करने के लिए इस तरीके से मैं स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि एक आपका डिवीजन का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें जो डिवाइज़र है, हाँ जी डिवाइज़र क्या होता है, तो आप कहेंगे जो भाजक है। ठीक है जी, जो भाजक है आपका वो क्या है, वो 5 गुना है क्वोशिएंट के। अब क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट होता है आपका भागफल। ठीक है जी, मैंने यहां पे लिख दिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है ये 2 गुना है रिमाइंडर के। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रखा है ये जो आपका डिवाइजर है ये 5 गुना है क्वोशिएंट के और 2 गुना है रिमाइंडर के। रिमाइंडर क्या होता है भाई, रिमाइंडर हमारा होता है शेषफल। ठीक है जी, मैंने यहां पे ये चीज लिख दी। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो रिमाइंडर है वो हमें दे रखा है 5, यानी कि इसकी संख्या कितने दे रखी है, 5। तो क्या मैं इस 2 और 5 को गुणा करके ये डिवाइजर निकाल सकती हूँ? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, 2 और 5 को आप गुणा कर दीजिए तो 10 आपका आ जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर बोले तो क्या, यानी कि भाजक आपका इस प्रश्न में आ गया।
ये आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सूत्र बाद में लगाना है। कह रहे हैं डिवाइजर जो है 5 गुना है आपके क्वोशंट के यानी कि भागफल के, और ये जो डिवाइजर है यही आपका 2 गुना है शेषफल के। और क्वेश्चन के अंत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 और 10 को मैंने गुणा किया तो आपका 5 और मैंने 2 को गुणा किया तो आ गया कितना, 10 आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को यूज करूंगी जो हमें पहले दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा था कि ये जो डिवाइजर है वो 2 गुना है क्वोशंट के, ये भी तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप मुझे बताइए डिवाइजर मैंने कितना निकाल दिया, आप कहेंगे 10 निकाल दिया। तो क्या मैं यहां से क्वोशंट निकाल सकती हूँ, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते। आप इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे भाग में ले आए तो देखिए क्वोशंट कितना आ जाएगा, 10 और 5 को अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो देखिए अगर हम सूत्र को गौर करें जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, पहले आप इतनी चीज को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं आपके सामने वो सूत्र फिर से लिख दूं, वो जो सूत्र मैंने अभी आपके साथ डिवीजन के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, वो सूत्र आपका क्या था कि अगर कोई भी हमें संख्या दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइजर लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे भाजक लिखते हैं, उसको गुणा करते हैं हम किससे, क्वोशंट से यानी कि भागफल से, और जमा कर देते हैं रिमाइंडर को। तो देखिए सब कुछ तो पता चल गया। डिवाइजर कितना है, आप कहेंगे 10 है, ठीक है जी। क्वोशंट कितना है, क्वोशंट है आपका 2, और जमा करना है हमें किससे, रिमाइंडर से, मतलब जोड़ना है रिमाइंडर को। तो देखिए रिमाइंडर कितना था इस क्वेश्चन का, रिमाइंडर था हमारा 5। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें ज्योमेट्री के टॉपिक में, यानी कि ज्योमेट्री में जो हमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं सीटैट पेपर 1 में, उनको जरा कवर करते हैं, जो कि है वर्ग यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि आयत। दोनों में मेन फर्क क्या होता है, ये जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइडें आपकी बराबर होती हैं, और ये जो रेक्टेंगल होता है इसकी जो लेंथ होती है ये आपस में बराबर होती है, और जो ब्रेथ होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें इसके यहाँ पे पैरामीटर यानी कि परिमाप का और एरिया यानी कि क्षेत्रफल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए ये सूत्र आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। अगर आप वर्ग के परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो इसका सूत्र होता है 4 इंटू साइड, ये आपको याद रखना है। और अगर हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है साइड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आयत की बात करें यानी कि रेक्टेंगल की बात करें तो इसका जो पैरामीटर यानी कि जो परिमाप होता है, हमारा परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी। और साथ ही साथ अगर हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आई होप ये अगर आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे, जो क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब देखिए आप लोगों की स्क्रीन में अब आपके ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने अब शो करूंगी, और आप इन क्वेश्चंस को हल करिए। देखिए ये अगर आप सेशन पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास क्या है 48 स्मॉल स्क्वायर हैं, यानी कि 48 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, जिनको आप क्या कर रहे हो, जिनको आप 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इस तरीके से आप तैयार कर रहे हो। तो कितना इसका यहाँ पे बोल रखा है, सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोल रखा है कि आप छोटे छोटे यहाँ पे आप वर्ग ले रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो 1 बाई 1 के हिसाब से इसे तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। आपको इन्हें किस तरीके से, कितने तरीके से आप लगा सकते हो कि इनका जो क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल आपका यहाँ पे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर से ना बिगड़े। तो ऐसे क्वेश्चन हम हल कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए 48 के आसपास ये पूरी की पूरी सुई घूम रही है। तो आप क्या करिए, आप इन नंबर्स को, जैसे कि आप इसका 48 के गुणनखंड करके देख लीजिए। 48 सबसे पहले तो 2 के पहाड़े में जाता है,
यह आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम दो नहीं, दो से पहले हम एक के पहाड़े में देखेंगे। 48 एक के पहाड़े में कितने बार में जाता है, तो आप कहेंगे एक बारी में जाता है। इसके बाद ये देखिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें आंसर चाहिए ना। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी भी तरीके से लगाओ, आप कितने तरीके से लगा सकते हो कि आंसर आपका 48 ही आए। इसके अलावा दो के पहाड़े में जाता है, दो के पहाड़े में कितने बार में जाएगा, ये 24 बारी में जाएगा। और 2 और 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगेन ये भी 48। यानी कि एक तरीका तो आपका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, तीसरा अगर हम 3 के पहाड़े में देखें, 3 के पहाड़े में ये जो संख्या है ये 16 बारी में जाएगी। और 16, क्योंकि यहाँ पे 48 दे रखा था इसलिए मैं ये कर रही हूँ, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन्हें गुणा करके भी आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपका 4 के पहाड़े में भी जाएगा। 4 के पहाड़े में 48 कितने बारी में जाता है, 12 बारी में। यहाँ पे 48 ही आ रहा है आंसर भी। आंसर आपको 48 चाहिए, तो कितने तरीके हो गए, अभी 4 तरीके हो गए। 5 की टेबल में 48 नहीं जाता। इसके अलावा अगर आप देखें तो 6 के पहाड़े में जाएगा। 6 के पहाड़े में 48 कितने बार में जाएगा, 8 बारी में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद 7 के पहाड़े में नहीं जाता, 8 के पहाड़े में जाता है, पर वो रिपीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास 48 स्मॉल स्क्वायर है, जिसे आपको इस फॉर्म में लगाना है कि इनका आंसर जो है, इनका उत्तर जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आए। तो आप क्या करेंगे, 48 के आपने यहाँ पे फैक्टर बना के देख लिए। 48 के कितने फैक्टर बने, तो आप कहेंगे 5 फैक्टर बने। तो 5 तरीकों से हम लगा सकते हैं कि आंसर हमारा 48 ही आए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे सामने पहला ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन को जरा हल करते हैं, जो कि आप लोगों की स्क्रीन में अब आप लोगों को यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रखा है कि आपके सामने एक वर्ग है, एक आपके सामने क्या है भाई, एक स्क्वायर है, जो जिसकी हमें साइड कितनी दे रखी है, साइड हमें यहां पे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसमें बोल रखा है कि आप हाउ मेनी टाइम विल द पैरामीटर विल चेंज इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। कह रहे हैं कि अगर इसके साइड को, इसकी जो भुजाएं हैं, इसको अगर हम डबल कर दें तो इसके परिमाप में, यानी कि पैरामीटर में क्या परिवर्तन आएगा। परिमाप पैरामीटर की ये बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ग के परिमाप का सूत्र यहां पे पता होना चाहिए। इसका सूत्र यहां पे क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है जी। अगर आपको ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन हल करने में दिक्कत आएगी। पहले आप मुझे बताइए कि पहले साइड कितनी थी। पहले साइड थी आपकी 10। 10 के हिसाब से अगर मैं आंसर निकालूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे ये 10 के हिसाब से अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइड को आपको डबल करना है। इस 10 को क्या करना है आपको, डबल। 10 को अगर मैं 20 कर देती हूं, ठीक है भाई। साइड इस बार, अब मैंने पहले कितनी ली थी, 10 ली थी, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दे रखी थी। पर कह रहे हैं कि साइड को यहाँ पे डबल करना है। मैंने कर दिया डबल। डबल करने पे कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा, 80। आप मुझे बताइए पहले कितना था, 40, अब कितना हो गया, 80। तो ये कितना हो गया, 2 गुना, 2 टाइम्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे है सी ऑप्शन। आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हल करिए। देखिए, इतने सारे टॉपिक को एक साथ कवर कराना और इतनी लेंदी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वीडियो को अंत तक देखें और इन टॉपिक से अपनी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को डाउट है कि कितना तैयार हो जाएगा, कितना तैयार नहीं हो जाएगा, तो देखिए अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो जितना जहाँ से आप तैयार कर पा रहे हैं उतना वहाँ से आप तैयार करिए। देखिए, अगला एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आपको दिखने लग गया होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि एक वायर है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में, एक तार है जो कि किस फॉर्म में है भाई, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है हमारा वर्ग। वर्ग के आकार में है और इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इससे आप अगर साइड निकालना चाहें
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइड स्क्वायर होता है, यानी कि साइडों का स्क्वायर। अगर आपका ये जो एरिया है 144 है, तो ऐसा कौन सी संख्या होगी जिसको 2 बार गुना करने पे आपका 144 आता है? तो आप कहेंगे 12, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, तो साइड यहाँ पे आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। थोड़ी चीज़ें तो आपको फटाफट करने के लिए ओरल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम इस सेम वायर को किस में बदल दें, यहाँ पे हम रेक्टेंगल में बदल दें। किस में बदल रहे हैं भाई? पहले हमने स्क्वायर में बदला था, स्क्वायर का हमें क्षेत्रफल दिया था कितना? 144। यहाँ से मैंने साइड निकाल लिया। अब कह रहे हैं सेम वायर को हम अगर रेक्टेंगल में बदल दें और जिसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं ये कितना एरिया यहाँ पे घेरेगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, अगर हम एक ही वायर को अलग अलग आकृतियों में बदलते हैं तो इनका जो परिमाप होता है वो आपका बराबर रहता है, परिमाप कभी नहीं बदलता। तो यानी कि ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है जी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू, अभी देखिए मैंने साइड जो निकाली थी यहाँ पे मदद हो जाएगी, तो मैं 12 लिख सकती हूँ। 2 इंटू लेंथ कितने दे रखी है भाई? 16 दे रखी है, तो यहाँ से हम ब्रेथ निकालेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों लगाया, ब्रेथ क्यों निकाल रहे हैं? तो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये जो 2 है यहाँ पे आके इसके साथ यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया आपका 2। 16 प्लस बी यहाँ पे रह गया था, और 2 और 12 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 में से इस 16 को माइनस कर दीजिए। देखिए थोड़े स्टेप्स आपको कम करने पड़ेंगे, ओरल करने पड़ेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी हल हो। तो देखिए 12 और ये जो 2 था ये हो गए थे 24। 24 में से अगर आपका 16 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे कितना आपका बच जाएगा? तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 8। तो देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप कहेंगे इस ब्रेथ का हम क्या करें? इस प्रश्न में आप मुझे बताइए क्या निकालना था? तो आप कहेंगे एरिया निकालना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी पता है? लेंथ तो हम लोगों को दे रखी थी 16, ब्रेथ नहीं पता थी, तो ब्रेथ निकालने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। तो ये ब्रेथ हो जाएगी आपकी 8। 16 और 8 को अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में आपको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ज्योमेट्री से संबंधित अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप इन क्वेश्चंस में एक तरीके से अप्रोच यहाँ पे लगा पाएंगे। देखिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं एक ही टॉपिक में आपके यहाँ पे 10-20 क्वेश्चन करा दूं। मैं आपको एक अप्रोच दे सकती हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस तरीके से यहाँ पे हल करूँगा या फिर हल करूँगी। अब चलिए अगले टॉपिक को जरा कवर करें, जो कि हमारी सीटेट की परीक्षा में मैथ्स के टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समय से संबंधित यानी कि टाइम से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको घड़ी की अच्छे से नॉलेज है तो इसके लिए आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट, कोई अलग से ट्रिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए घड़ी का नॉलेज क्यों बोल रही हूँ, जैसे कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे कि 18:40 हो रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 18 जो है आपको पता होना चाहिए, जो हम घर में घड़ी देखते हैं वो आपका 6:40 के बराबर है, यानी कि इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे दिन में 12 बजे होते हैं, जो हमारे दिन के 12 बजे होते हैं उसके बाद आगे की कहानी किस तरीके से चलती है, जैसे कि आपकी घड़ी में 1 बजे होते हैं तो आपके प्रश्न में यहाँ पे 1 ना देके यहाँ पे हमें 13 दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपकी घड़ी में अगर 2 बजे हैं दोपहर के तो आपको 14 यहाँ पे दे दिया जाएगा। 3 बजे हैं तो यहाँ पे हमें 13 दे दिया जाए,
यहाँ पे हमें 15 दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से आंख बंद करके यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए सीधा मैं आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे लेके जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक में हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। तो देखिए एक यहाँ पे ट्रेन की जर्नी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें टाइम कितना लगा, हमें टाइम टेकन यानी कि समय कितना लगा है, आपको ये चीज़ यहाँ पे ज्ञात करके बतानी है। तो देखिए एक लड़का है हरीश जो कि अपनी जो जर्नी है वो आपका 18:40 पे शुरू कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने बताया था 18:40 कितना होता है, ये 6:40 पे। अब देखिए 18 जो है वो दिन में बजे हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ ये चीज़ क्लियर की कि अगर आपके पेपर में 1 बजे जो होता है, दिन के 1 बजे को कितना लिखा होता है, वहाँ पे 13 लिखा होता है। अगर 13 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 18 है वो आपका शाम के आपके बजे होंगे 6:40। तो आपका ये पीएम का टाइम हो गया। तो देखिए एएम पीएम भी आपको इस तरीके से अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि उसकी जो जर्नी है वो 6:40 पे तो ये स्टार्ट हुई है, शुरू हुई थी, और ख़त्म कितने बजे हुई, ख़त्म हुई इसकी 22:20 पे। तो देखिए 22:20 कब होते हैं, अगर 16 आपका 6 हो गया तो उस हिसाब से 17 आपका क्या हो जाएगा, आपका जो 7 होता है वो आपका हो जाएगा 19, और 8 बजे कितना हो जाएगा 20। 8 बजे अगर 20 है तो 22 कितना होगा 10:20। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो लड़का है हरीश वो एक ही दिन में यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, और उस दिन में उसने क्या किया, शाम को 6:40 से अपनी जर्नी शुरू की, और यहाँ पे 10:20 मतलब रात को 10:20 पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। तो आपको बता रहा है कि उसकी जर्नी में कितना समय लगा होगा। तो देखिए 6:40 से लेकर 7:40 तक कितना घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा लगा। 7:40 से 8:40 तक आप मुझे बताइए कितने घंटे, 1 और घंटा। 8:40 से 9:40 तक कितना भाई, 1 और घंटा, तो 3 घंटे तो ऐसे हो गए। 9:40 से लेकर आप बताइए 10 बजे तक कितने आपके मिनट हुए होंगे, 9:40 से 10 बजे तक, तो आप कहेंगे यहाँ पे 20 मिनट, और ये अलग से ये 20 मिनट है। 20 और 20 को अगर हम जोड़े तो 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 40 मिनट का समय इसे इसमें लगा होगा ये ट्रेन के जर्नी को पूरा करने में। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए ये जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब चलिए अगले एक और क्वेश्चन को जरा हल करते हैं। यहाँ पे हमें अस्मिता के बारे में बता रखा है, जिसके स्कूल में यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें उन्हें जल्दी पहुंचना है। आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद मैं आपके साथ इस प्रश्न को हल करूंगी। अभी हमारे कुछ और टॉपिक बच गए हैं, उन टॉपिक्स को भी हमें करना है। तो देखिए अस्मिता के स्कूल में एक मीटिंग है, और अस्मिता जो है 8:30 बजे से वो 15 मिनट पहले पहुंच गई। तो देखिए 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से अगर अस्मिता 15 मिनट पहले पहुंचेगी तो अस्मिता यहां पर कितने बजे पहुंची होगी। तो अस्मिता जो है यहां पर 8:15 पे पहुंच गई है स्कूल। ये तो आपको क्लियर हो गया। ये बोला गया है कि अस्मिता जो है 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई है। अब यहां पे बोल रखा है सी रीच हाफ एन आवर अर्लियर टू हर कलीग, यानी कि वो अपने कलीग से, अपने साथियों से आधा घंटा वो क्या है, वो पहले पहुंच गई। अगर उसके साथी जो है वो आधा घंटा लेट है तो उसके जो साथी होंगे, उसके जो दोस्त होंगे, वो कितने बजे पहुंचे होंगे। तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे। यहाँ पे कहानी ये है कि 8:30 बजे से 15 मिनट पहले तो अस्मिता पहुंची, और अस्मिता के जो साथी हैं वो उससे 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो अस्मिता के जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके दोस्त होंगे, वो कब पहुंचे होंगे, वो 8:45 पे पहुंचे होंगे। तो अस्मिता कितने बजे पहुंची, 8:15 में। अस्मिता के दोस्त कितने बजे पहुंचे, उसके कलीग कितने बजे पहुंचे, 8:45 में, जो कि यहाँ पे क्या बता रखा है, शी रीच। अब यहाँ पे बोल रखा था कि वो यहाँ पे 30 मिनट जो है वो लेट पहुंची। अब यहाँ पे ये पूछ रखा है कि अगर हमें यहाँ पर बताना है कि जो उसके दोस्त हैं वो कितने बजे पहुंचे, वो यहाँ पे 8:45 पे पहुंचे, पर जो उसके दोस्त थे वो अपनी जो मीटिंग है
उससे वो 40 मिनट क्या है, लेट है। अब देखिए कहानी यहाँ पर मेन है। देखिए कहानी कैसे शुरू हुई थी कि 8:30 बजे तो इनकी ये 8:30 बजे से 15 मिनट पहले अस्मिता पहुंची और अस्मिता के जो दोस्त हैं उससे वो आधा घंटा लेट पहुंच रहे। तो उसके दोस्त कितने बजे पहुंचे, 8:45, जो कि अपनी मीटिंग टाइम से 40 मिनट लेट है। तो मीटिंग कितने बजे शुरू हुई होगी, इसमें से 40 अगर हम माइनस कर दें तो मीटिंग शुरू हुई होगी 8:05 में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमें समय यानी कि टाइम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे के जरा टॉपिक को हम कवर करें। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन से संबंधित हमारे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी आसान सा टॉपिक है, इससे ज्यादा आपका डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप आसानी से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप इस टॉपिक को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए वॉल्यूम से संबंधित आप लोगों के सामने मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बीकर जो है उसमें 16 लीटर कैपेसिटी है पानी को भरने की। ये जो आपको बीकर दे रखा है, बकेट, सॉरी यहाँ पे ये जो बकेट दे रखी है, बाल्टी दे रखी है, वो कितने दे रखी है, वो आपको 16 लीटर आपको दे रखी है। 16 लीटर की कैपेसिटी इस बीकर बकेट की है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इसे हम एक छोटे बर्तन में खाली कर रहे हैं और किसकी मदद से खाली कर रहे हैं, मग की मदद से खाली कर रहे हैं। ठीक है जी, बकेट यानी कि बाल्टी में कितना पानी भरा जा सकता है, 16 लीटर पानी भरा जा सकता है। और मग जो है, मग से हम जब खाली कर रहे हैं तो इस मग से खाली करने के लिए हमें 50 बारी क्या करना पड़ रहा है, बाल्टी से पानी निकाल के छोटी वाली दूसरी बाल्टी में खाली करना पड़ रहा है। तो हमें ये पूछ रखा है कि इस मग की कितनी कैपेसिटी होगी, यानी कि इस मग में कितना पानी एक बार में जा रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शन पे यहाँ पे गौर करें तो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो आपको ml में दे रखे हैं। आप यहाँ पे गौर करिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको लीटर को ml में बदलना है। इसमें मापन यानी कि मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो देखिए आपको पता होगा कि 1 लीटर जो होता है वो आपका 1000 ml के बराबर होता है, जो मैंने ट्रिक बताई थी, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए आप मुझे बताइए कि अगर 1 लीटर इतने के बराबर होता है तो 16 लीटर कितने के बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि 16 को 1000 से हम गुणा कर दें, तो 16,000 ml आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको मग की कैपेसिटी बतानी है कि मग में कितना पानी आपका भर सकेगा। तो आप इस 16,000 को, क्योंकि हमने इसे 50 बारी खाली किया है, तो आप इसे 50 से भाग कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक बारी कितना लीटर पानी, कितना ml पानी गया होगा। यानी कि 50 बारी जो गया है वो तो कितना है, वो इतना है। 50 बारी जितना पानी गया है वो इतना है, तो एक बारी कितना गया होगा। इन दोनों को अगर आप यहाँ पे भाग करते हैं तो ये 5 के पहाड़े में जाएगा, 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता, तो ये 3 बारी में जाएगा 15 और यहाँ पे 2 और 0, यानी कि एक बारी उस मग से 320 ml पानी जो है वो छोटे बर्तन में खाली किया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है बी ऑप्शन। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे शो करती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है यानी कि वॉल्यूम, जिसे हम आयतन कहते हैं, कि कितना पानी किसी में भरा हुआ है, इसके क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप अप्रोच लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बीकर है उसमें कितना पानी भरा हुआ है, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। एक बीकर है भाई, मैंने यहाँ पे बीकर बना दिया। इस बीकर में आपका 3/7 जो है ये पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, इतना आपका पानी भरा हुआ है और कह रहे हैं कि इस बीकर के अंदर हम और कितना पानी भरें। इस बीकर के अंदर कह रहे हैं कि और 16 लीटर पानी आपका आ सकता है। तो कह रहे हैं कि इस पूरे बीकर की धारिता यानी कि कैपेसिटी कितनी होगी। समझिएगा इसको, कह रहे हैं कि इस बीकर में 3/7 पानी पहले से भरा हुआ है और 16 लीटर पानी और जा सकता है। तो इस पूरे बीकर की धारिता यानी कि कैपेसिटी बतानी है। अगर ये जो है हमारा ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में नहीं दिया होता तो मैं सीधा सीधा 16 और इस नंबर को मैं जोड़ देती और आंसर आ जाता। बट ये आपको क्या है, ये आपको क्या 3/7 जो है ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम अगर हल करें, अगर मैं इस पूरे को 7 मान लूं, 7 क्यों मान रही हूं, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे 7 दे रखा है। 7 में से अगर 3 भाग अगर भरा हुआ है तो कितना भाग आपका खाली होगा, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। ये जो 7 लिखा हुआ है ये पूरे बीकर के लिए मैंने प्रयोग किया, ये पूरा अगर मान के चलिए 7 है।
7 में से अगर 3 आपका भरा हुआ है तो कितना भाग आपका भरा नहीं होगा? तो आप कहेंगे 4 भरा नहीं होगा, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा? ऊपर वाला भाग 4/7 होगा। कैसे मैंने अप्रोच लगाई? नीचे वाला भाग कह रहे हैं पानी से भरा हुआ है 3/7 और ऊपर वाला भाग जो है वो 16 लीटर है, तो मैंने इस पूरे को 7 ले लिया। अगर आप मुझे बताइए 3/7 अगर भरा हुआ है तो 4/7 जो है वो खाली है, और ये जो 4/7 है ये ऊपर वाले भाग का है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये किसके बराबर दे रखा है? 16 के बराबर दे रखा है। तो यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 4/7 किसका? तो आप कहेंगे पूरे बीकर का। पूरे बीकर का अभी हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, तो उसको ले लिया x। ये जो 4/7 है ये किसके बराबर है? तो ये 16 के बराबर है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शन को जब हम उस साइड लेके जाते हैं तो ये आपका 7/4 यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इन दोनों को काट दिया तो x का मान कितना आ गया? 28। तो 28 लीटर जो है इस पूरे बीकर की धारिता है, यानी कि इस पूरे बीकर में कितना पानी आ सकता है? 28 लीटर पानी आ सकता है। अब चलिए अगले टॉपिक को जरा कवर करें। इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 28 लीटर हमें दे रखा है। अब जो हमारे 4 टॉपिक रह गए हैं, यानी कि डाटा हैंडलिंग, इसके अलावा जो मनी से संबंधित हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के जो वेट यानी कि भार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में ये क्वेश्चन शो करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है ये डाटा हैंडलिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और कह रहे हैं कि इस पाई चार्ट का जो लाल वाला भाग है, जो आपको ये रेड वाला भाग देख रहा है, ये दे रखा है 1/2। ये हमें ये जो 1/2 दे रखा है ये कितने के बराबर बोल रहे हैं? ये 40 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि सफ़ेद वाला भाग कितने के बराबर होगा? तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा था कि लाल वाले भाग के बारे में हमें बता रखा है, रेड वाला पार्ट कितना है? रेड वाला पार्ट यहाँ पे 40 बता रखा है। और अगर हम पाई चार्ट में देखें तो पाई चार्ट में कितना है? 1/2 यानी कि 1/2। तो देखिए 1/2 किसका? तो आप कहेंगे पूरे पाई चार्ट का, तो मैं x ले सकती हूँ। 1/2 जो है ये कितने के बराबर है? ये 40 के बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो देखिए x का मान अगर आपको ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि फ्रैक्शन वाली चीज़ वहाँ दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाती है, यानी कि आपका 1/2 क्या हो जाएगा? 2/1, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/1। तो यानी कि इसके हिसाब से x कितना आ गया? x आ गया आपका 80। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x है वो क्या है, तो आप कहेंगे पूरे पाई चार्ट का की वैल्यू। पूरा पाई चार्ट कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे 80 के बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि इसका वाइट वाला पार्ट यानी कि सफ़ेद भाग कितना होगा? सफ़ेद भाग यहाँ पे कितना दे रखा है? आप देखिए यहाँ पे 1/8 दे रखा है। 1/8 किसका? पूरे पाई चार्ट का। पूरा पाई चार्ट कितना है? 80 के बराबर है। तो देखिए अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो देखिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा बी ऑप्शन, जिसमें हम लोगों को बता रखा है कि वाइट पार्ट जो है, सफ़ेद भाग जो है वो कितने के बराबर है? वो 10 के बराबर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये भी हम लोगों को यहाँ पे डाटा हैंडलिंग का ही दे रखा है, जिसमें हम लोगों को पूछ रखा है कि यदि एक बच्चा है जिसके 5 विषयों में उसके प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक बच्चा है जिसको सभी विषय में, यानी कि जो उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसे कितने कितने मार्क्स मिले? उसे यहाँ पे 75 मार्क्स मिले। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि पहले सब्जेक्ट में भी 75 है, दूसरे सब्जेक्ट में भी 75, तीसरे सब्जेक्ट में भी 75, चौथे सब्जेक्ट में भी 75, और जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें भी उसे 75 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए हमें ये यहाँ पे बताना है कि इस बच्चे के मार्क्स की मीडियन यहाँ पे कितनी होगी, यानी कि माध्यिका हमें बतानी है। माध्यिका कैसे निकलती है? कभी भी आपको अगर पूछा जाए तो अगर हमें ऐसी संख्याएं दे रखी हों तो जिसमें जो मिडल नंबर होता है, जो ये मिडल नंबर होता है, ये इसकी माध्यिका होती है। और मिडल नंबर क्या है? ये है 75। तो जिस ऑप्शन में आपको 75 मिलेगा, यानी कि पहला ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हमें एग्जाम्पलर पेपर में एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि अप्रॉक्सीमेशन का है।
तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है यानी कि अनुमान का, अगर आपको किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या होता है, यदि हमारे पास दो संख्या हैं जैसे कि 3 और 4 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है तो आप कहेंगे नहीं है। पर मैं कहूंगी अगर दशमलव वाली संख्या की बात करें, डेसिमल वाले नंबर की बात करें, तो इसके बीचों बीच में पड़ेगा 3.5। तो कहा ऐसा जाता है कि 3.5 से जो जितनी छोटी संख्या होंगी, जैसे 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, इन सभी के लिए हम यहाँ पे 3 का प्रयोग करेंगे। इन सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इन सब के लिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। और ऐसी दशमलव वाली संख्या जो कि आपकी 3.5 से बड़ी है, जैसे कि 3.6 हो गया, 3.7 हो गया, 3.8 हो गया, 3.9 हो गया, इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन ये काम करता है। और अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कोई संख्या अगर सीधा 3.5 दे दी जाए तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। तो जरा इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेशन जरा बताइए। आप मुझे बताइए 7.1 जो है ये किस किस के बीच में आएगा? 7 और 8 के बीच में आएगा। और इनके बीचों बीच जो संख्या होती है वो 7.5 होती है। तो आप मुझे बताइए ये 7.5 से बड़ी है या छोटी है संख्या? ये जो 7.1 दे रखी है, तो आप कहेंगे कि छोटी है, तो इसके लिए हम 7 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं आपका ये अगली संख्या देखूँ, 3.85, 3.85 किस किस के बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। और इनके बीचों बीच जो संख्या आती है वो होती है 3.5। और ये जो 3.8 है ये 3.5 से बड़ी है, तो इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें नीचे यहाँ पे दे रखा है 9.09। 9.09 जो है वो 9 और 10 के बीचों बीच आएगा। और इसके मतलब 9 और 10 के बीच में आएगा। और इसके बीचों बीच जो संख्या आती है वो होती है 9.5। और ये 9.5 से छोटी है ये जो संख्या हमें दे रखी है, इसके लिए हम यहाँ पे 9 का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें 7, 4 और 9 दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में 7 मतलब 7.1 के लिए 7, 3.85 के लिए 4 और 9.09 के लिए 9। तो इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मदद मिले। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन ये दे रखा है। क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा दिखेगा। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मनी, जैसे कि मुद्रा से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे पैसों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। जैसे कि आप मार्केट में सब्जी अगर खरीदने जाएं, आप मार्केट जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको एक रसीद मिलती है कि आपने इतना किलो ये सामान खरीदा, इतना ये सामान खरीदा। तो इस तरीके का ये प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में बोल रखा है कि यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट दे रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको मूल्य सूची दे रखी है किसकी? वेजिटेबल की, सब्जियों की, जो कि आप सुपर मार्केट से खरीद के लेके आए हो। और यहाँ पे हम लोगों को इस लिस्ट के अंदर ये बता रखा है जो टमाटर हैं अगर आप 1 kg खरीदते हो तो वो कितने के बराबर होंगे भाई? 40 के बराबर होंगे। पटाटो जो है, आलू जो है, ये 2 किलो अगर खरीदते हो तो ये 25 के बराबर होंगे। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे कैरेट का दे रखा है, यानी कि गाजर का दे रखा है। ये बता रखा है कि अगर हम 250 ग्राम अगर खरीदते हैं तो वो 20 रुपए का होता है। और यहाँ पे हम लोगों को लौकी के बारे में ये बॉटल ग्राउंड के बारे में बता रखा है, लौकी के बारे में, कि 1 kg खरीदते हैं तो वो 10 रुपए की होती है। और चिली अगर हम 100 ग्राम खरीदते हैं तो वो 10 रुपए की है। और लेमन जो है अगर इसके 4 नींबू के 4 दाने खरीदेंगे तो वो 10 रुपए के पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि संजय जो है ये मार्केट से क्या कर रहा है? आधा किलो टमाटर लेके आया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। ये आपने हर टाइम जब भी आप मार्केट से कोई भी सामान खरीद के लेके आए होंगे तो ये चीज़ किया होगा। आधा किलो टमाटर खरीदा, 1 kg यहाँ पे, 1 किलो यहाँ पे पटाटो यानी कि आलू खरीदा,
आधा केजी इसने कैरेट खरीदा और इसने क्या किया, 250 ग्राम इसने यहाँ पे जो मिर्चियाँ होती हैं वो ली, और यहाँ पे इसने 6 दाने ये लिए किसके, यहाँ पे लेमन के। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ही गिव अ नोट ऑफ 200 टू द बिल कार्ड। यहाँ पे बोल रखा है कि बिल जब भरने पे आया तो उसने यहाँ पे 200 रुपये दिए, तो उसको कितने रुपए यहाँ पे वापस मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके देंगे कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों से फिर से एक मनी से संबंधित यानी कि मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, जरा मैं आपके साथ यहाँ पे हल करूँगी। कह रहे हैं कि एक टैक्सी मीटर जो है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख जाएगा, ऑप्शन में अभी आपको दिखा दूंगी। कह रहे हैं एक टैक्सी मीटर है जो कि क्या करता है, 50 रुपये चार्ज करता है पहले 2 किलोमीटर। यानी कि अगर आपको अभी जहाँ पर भी आप खड़े हैं वहाँ से अगर आपको 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो ये फिक्स है कि आपको 50 रुपये यहाँ पे भाड़ा देना होगा। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि इसके बाद 2 किलोमीटर के आगे अगर आप जाते हैं तो आपको हर यहाँ पे 1-1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 16-16 रुपये देने होंगे। यानी कि पहले 2 किलोमीटर का तो फिक्स है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जितने आप किलोमीटर जाओगे उतने आपको 16-16 रुपये बढ़ा के देने होंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि मंजू ने क्या किया, मंजू ने जो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है उसको रेलवे स्टेशन जाना था, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने रुपए दिए, 258 रुपये यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे पूछ रखा है हमसे इस सवाल में कि ये जो रेलवे स्टेशन था वो उसके घर से कितना दूर है। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों के लिए ये स्पेस यहाँ पे ले रही हूँ। इस क्वेश्चन में आप गौर करिए कि यहाँ पे बोल रखा है कि पहले 2 किलोमीटर के लिए तो यहाँ पे 50 रुपये जो हैं वो फिक्स हैं, और ये जो मंजू है इसने कितने रुपए दिए, मंजू ने 258 रुपये दिए। तो 258 में से 50 रुपये तो फिक्स हैं कि भाई उसने दिए होंगे, तो ये आ गया आपका 208 रुपये। यानी कि 208 रुपये जो हैं वो उसने किलोमीटर के हिसाब से दिए। देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मंजू ने अपनी यात्रा में कितने पैसे दिए, 258 रुपये दिए, मतलब 250 रुपये से 8 रुपये ज़्यादा दिए। और इस पैसों में हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ये जो स्टेशन से उसके घर की दूरी कितनी थी। दूरी के लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उसने कितने यहाँ पे रुपए इसे दिए थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि यहाँ पर वो पहले जो 2 किलोमीटर हैं वो चल चुकी है और 50 रुपये दे दिए, तो 2 किलोमीटर का मैंने साइड कर दिया। इसके अलावा पैसे कितने बचे भाई, ये 2 किलोमीटर के लिए हैं, ये 2 किलोमीटर के लिए हैं जो कि हमें फिक्स दे रखा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये जो 208 है, ये 208 रुपये के लिए ये मंजू कितने पैसे दे रही है भाई, ये हर किलोमीटर के लिए 16 रुपये दे रही है। तो इसको आप भाग करके देख लीजिए, तो भाग करने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे 13 आया। तो ये 13 से आप क्या समझते हैं कि मंजू ने पहले 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए, यानी कि पहले 2 किलोमीटर चले गई। इसके बाद बाकी 13 किलोमीटर के लिए उसने 208 रुपए दिए, तो कुल मिला के हो गए 258। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मंजू ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया, तो आप कहोगे कि पहले 2 किलोमीटर फिर 13 किलोमीटर। तो 13 और 2 कितने होते हैं, 15 किलोमीटर। तो मंजू ने अपने घर से लेकर अपने रेलवे स्टेशन तक कितने दूरी तय की, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर, जो कि हम लोगों को पहले ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ पूछने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपसे पैटर्न संबंधित क्वेश्चन भी करने वाली हूँ, हम लोग पैटर्न संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पैटर्न संबंधित क्वेश्चन में हम लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये एक सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर वाले क्वेश्चन है। ये एक सॉलिड फिगर है, इसके लिए सबसे बेस्ट आकृति कौन सी बैठेगी। तो देखिए इसको मोड़ने पर क्या आकृति बनेगी, इसको मोड़ने पर हमें साफ साफ पता चल रहा है हमें
त्रिकोण ही मिलेगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हमें फिर से एक मनी बेस यानी कि जो पैसों वाले क्वेश्चन होते हैं वो फिर से एक और दे रखा है। अब दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रखा है कि जो 200 पैकेट है, 200 पैकेट कितने के हैं, वो 250 के हैं, मतलब एक पैकेट 250 का है। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो 20 दर्जन है और 20 दर्जन में जितना भी आइटम होगा वो 250 का होगा। तो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए 250 को हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से पहले गुणा कर लें तो भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 500 और 500 और इसके पीछे 2 ज़ीरो है तो ये आ गया आपका इस तरीके से 5 लाख। तो यानी कि इसका आंसर तो भाई 5 लाख आ गया। इसके अलावा एक बात बताइए, जो 20 दर्जन होता है, एक दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर। आप कहेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे 20 दर्जन दिया है तो पहले 2 को इससे गुणा कर लीजिए तो 24 आ जाएगा। तो ये एक ज़ीरो और था क्योंकि 20 था, मैंने 2 से गुणा किया था तो 240। 240 को आपको किससे गुणा करना है, 250 से। तो देखिए यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे हमें 200 पैकेट दे रखे थे। 200 पैकेट, एक एक पैकेट कितने का था, 250 रुपये का। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 20 दर्जन। 20 दर्जन में कितने आपके पैकेट होंगे, तो 12 से अगर हमने गुणा किया तो ये आया 240। तो आप मुझे बताइए 200 पैकेट जो हैं वो एक एक पैकेट 250 रुपये का है और 240 पैकेट भी आपका 250 रुपये का है। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 240 वाला, क्योंकि 200 तो कम है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन, जिसमें हम लोगों को इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन, जिसमें हमें बता रखा है कि 20 दर्जन जो है जिसमें आपके हर पैकेट कितने हैं, 250 के, वो ज़्यादा अमाउंट है। यानी कि इससे में ये पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम एक और क्वेश्चन करें, देखिए ये पैटर्न वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बस इस पैटर्न को देख लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या किया गया, यहाँ पे 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, 9 8 7 6। तो देखिए एक एक नंबर घटाते जा रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 ये बढ़ाते जा रहे हैं और 8 से भाग करते जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। तो कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा। अगर आप गौर करें इन दोनों के बीच में, ये जो आखिरी हमें नंबर दे रखा था इस क्वेश्चन में और जो हमसे पूछ रखा है, उस दोनों के बीच में 5 वाला गायब है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, 5वां गायब करके सीधा यहाँ पे छठा पूछा गया है। तो देखिए इस हिसाब से हमें 5वें का क्या आंसर आएगा। अगर चौथे का आंसर ये है तो 5वें का आंसर क्या आएगा, तो 5वें में हमारा यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से छठे का आंसर क्या आएगा, छठे के आंसर में हमारा 6 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 4 तक पैटर्न दिया गया, 5वां गायब करके छठा इसमें पूछा गया। तो देखिए आप अगर देखें तो पहले 4 जो है उसमें 1 2 3 4 बढ़ रहे थे, 5वां होता तो ये होता, पर हमसे छठा पूछ रखा है तो छठा ये है जो मैंने अभी टिक किया, जो कि हमें सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पैटर्न बेस है, फिगर बेस हैं और इन क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आकृति दे रखी है और कह रहे हैं कि एक इकाई, किसी चीज़ का जो एक भाग है, किसी चीज़ की एक इकाई का भाग ये कितना दे रखा है, 3/4 हमें दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, एक बार आप अप्रोच देख लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में और अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को अंत तक यहाँ पे मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि किसी चीज़ की एक इकाई, एक इकाई को मैं यहाँ पे x ले सकती हूँ। आप कहेंगे जी बिल्कुल, लेके देख लीजिए। अगर जो x है ये कितनी आकृति के बराबर है, ये 2 आकृतियों के बराबर है। इन दोनों आकृतियों को मैंने 1 2 ले लिया। तो देखिए x किसका, एक इकाई का 3/4 जो है वो 2 आकृति के बराबर है। अब ये 2 आया कहाँ से, क्योंकि हमें ये 2 चित्र इस प्रश्न में दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान कितना होगा तो आप कहेंगे कि ये जो 3/4 था यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये तो आप समझते हैं। तो x आ गया आपका 8/3। अब देखिए मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ, आपको अभी अभी क्लियर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमें दो इस तरीके से आकृति दे रखी थी, तो दो आकृति मेरे को दे रखी थी, तो मैंने इन दोनों फिगर को यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। इसके अलावा एक इकाई जो दे रखा है, एक इकाई मुझे नहीं पता कितना है, तो एक इकाई की जगह मैंने लिख दिया x। और यहाँ पे लिखा हुआ है का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर लो, वो भी किससे, 3/4 से। वो किसके बराबर है, दो फिगर के बराबर है। तो x क्या आ गया, x आ गया आपका 8/3। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/2 का। तो देखिए हमें इकाई तो नहीं पता, ये जो इकाई है इसको हमने x माना हुआ है, ठीक है जी, आपको इतना तो पता है। ये जो x माना हुआ था, ये x का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है जी। ये अभी हमने सॉल्व किया। इसके अलावा हमें ये बताना है कि x का, इस इकाई का 1/2 कितना होगा। तो देखिए x का मान कितना है, x का मान है 8/3। का मतलब जैसे मैंने कहा मल्टीप्लाई होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे इम्प्रॉपर में बदलिए। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसको बदलते कैसे, इन दोनों को हम गुणा करते हैं, यानी कि 2 और 1 को गुणा करेंगे और ऊपर वाले 1 से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और नीचे क्या लिखेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या है 3/2। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। इसमें जो चीज़ें कट रही हैं आप वो चीज़ें काट लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है, शुरुआत में आपको याद है मैंने क्या कहा था कि ये दोनों फिगर को मैं 2 ले रही हूँ, और यहाँ पे जो आंसर क्या आया, यहाँ पे आया 4। यानी कि वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें इस तरीके की 4 आकृति बनी हुई है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया, मैं एक और बार आपको अप्रोच बताती हूँ। यहाँ पे हमें इकाई दे रखी है, इकाई को मतलब एक यूनिट दे रखा है, x ले लिया। x का 3/4 मैंने यहाँ पे इन दोनों फिगर को 1 मान लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8/3, ठीक है जी। इसके बाद हमें 1/2 का निकालना था। 1/2 किसका, x का। तो x का 1/2 मैंने इस तरीके से ले लिया। x कितना है, x है आपका 8/3, और इसे मिक्स फ्रैक्शन से मैंने बदला तो ये कितना आ गया था, ये आ गया था 3/4। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 1 से 4 से ये 8 कट गया, 4 से सॉरी यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे इस जगह पे 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, इस जगह पे ये 4 नहीं है, इस जगह पे ये 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। 3 से 3 कट गया, और ये जो 2 से ये 4 8 कट गया, तो यहाँ पे आया 4। ये 4 हमें क्या समझ में आता है, शुरुआत में हमने इन दोनों फिगर को क्या लिया था, 2 लिया था। तो ये जो 4 आंसर आया, ये क्या दिखाता है कि इस तरीके की 4 आकृति जिसमें होगी वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न दे रखा है और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि माचिस की तिल्लियों को इस तरीके से लगाया गया है। तो पहले वाले केस में कितने माचिस की तिल्लियाँ, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि पहली वाली जो आपका फिगर है इसमें कितनी माचिस की तिल्लियाँ हैं, तो 6 माचिस की तिल्लियाँ हैं। अगली ये जो आपको पैटर्न दे रखा है इसमें कितनी माचिस की तिल्लियाँ बढ़ा दी, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। तो देखिए अगली में 4 बढ़ा दी, इसके अगले में भी कितना कर दिया, 4 और बढ़ा दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले वाले पैटर्न में, पहले वाली फिगर में कितने माचिस की तिल्लियाँ थी भाई, 6 माचिस की तिल्लियाँ थी। और जैसे जैसे यहाँ पे आगे जाया जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे गैप कितने का है, 4 माचिस की तिल्लियों का गैप है। अब कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी 15वें चरण तक पहुंचे, यानी कि अगर n इसका 15 हो जाए, तो आपको बताना है कि कितनी माचिस की तिल्लियां प्रयोग में आएंगी। तो इसके लिए हमें एक सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए, a+n-1 d इंटू डी। ए क्या है, ए आपका बताता है कि पहले वाले चरण में कितनी माचिस की तिल्लियां थी, तो आप कहेंगे 6। इसके अलावा कौन से चरण तक आपको जाना है, यानी कि कौन से स्टेप तक जाना है, तो 15-1, और हर स्टेप में जाते हुए कितनी माचिस की तिल्लियां बढ़ रही हैं, तो आप कहेंगे 4। इसको आप हल कर लीजिए, 6 प्लस ये
आप 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 14 को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो आप 14 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि यहाँ पे है आपका 56, और इसमें 6 और जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 62। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे 62। तो इस तरीके से हम लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों से सिमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाएं तो देखिए एक बार सिमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सिमेट्री जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, और एक वर्टिकल। इसको जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए पेपर में आपसे पूछते हैं कि किसमें वर्टिकल सिमेट्री है, किसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। वर्टिकल सिमेट्री होता है अगर हम किसी आकृति को बीच में से इस तरीके से लेटे हुए काटें, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है जब हम लंबाई में काटते हैं। हमारी सीटेट की परीक्षा में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि एक्स ले लिया और ए ले लिया, तो कहेंगे इसमें से किस में आपका हॉरिजॉन्टल और किस में आपका वर्टिकल सिमेट्री है। तो देखिए एक्स को आप चाहे लंबाई में काटें चाहे आप लेटे हुए में काटें, एक्स दोनों तरीके से कट के आधी आधी आकृति बन रही है। पर ए को हम सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर से काटेंगे तब ये बराबर में कटेगा, तो इसमें आपका वर्टिकल सिमेट्री होगी बस। और पहले ये जो एक्स है इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के परीक्षा में पेपर 1 के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली मैराथन क्लास में, जो कि आप लोगों की कल होगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने सीडीपी की मैराथन वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, सॉरी। और इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।